कई बार आपने लोगों को अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए सुना होगा। मैंने कई बार न्यूज़पेपर्स में और रिसर्च पेपर्स में पढ़ा है कि किस तरह हर साल हमारे देश से इतने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट्स इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग नौकरी पाने के काबिल हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 34 साल बाद हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये सब बदलाव हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने पर फोकस करते हैं। यूँ तो इसमें बहुत से चेंजेस हुए हैं, जैसे रिफॉर्म्ड एग्जामिनेशन सिस्टम, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स। कहते हैं अगर किसी देश में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाना हो तो सबसे पहले उस देश की शिक्षा नीति को बदलना होगा। अब से ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय रख दिया जाएगा। इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए अलग अलग फील्ड से 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की सलाह ली गई है। उसके बाद ही इस पॉलिसी को अनाउंस किया गया है। इस पॉलिसी से देश के 10,000 यूनिवर्सिटीज, 45,000 कॉलेजेस, 15 लाख स्कूल्स, 1.9 करोड़ टीचर्स और अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा 33 करोड़ स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है। अब तक हमारे देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, मतलब 10th क्लास तक स्कूल में पढ़ना और उसके बाद 11th और 12th क्लास की पढ़ाई करना, जिसको बदलकर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया है। इसका मतलब 5 साल तक वो बच्चा अब स्कूल में नर्सरी से लेकर 2nd क्लास तक की पढ़ाई करेगा। इस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, जिसके अंदर 3 से 6 साल तक का बच्चा आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल में पढ़ाई करेगा। इसके अंदर पूरा फोकस एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर दिया जाएगा। इसका मतलब बच्चों के लिए एक मजबूत नींव तैयार होगी। उसके बाद 6 से 8 साल तक का बच्चा 1st और 2nd क्लास की पढ़ाई करेगा, जिसका पूरा सिलेबस NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें एक और अच्छी बात है, अब से गवर्नमेंट स्कूल्स में भी प्री स्कूल एजुकेशन मतलब नर्सरी, LKG और UKG की पढ़ाई दी जाएगी, जो कि अभी तक सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में ही दी जाती थी। इस पॉलिसी की सबसे इम्पोर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब से 5th क्लास तक पढ़ने के लिए बच्चे के आगे कोई भी लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होंगे। मतलब बच्चे के ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं होगी कि उसको हिंदी लैंग्वेज में ही पढ़ना है या इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ना है। बच्चा अपनी मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई कर सकता है, जो भी लैंग्वेज उसके स्कूल में अवेलेबल हो, और ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट और रीजन के ऊपर। अगली स्टेज है प्रेपरेटरी स्टेज। इसमें 8 से 11 साल तक का बच्चा 3rd से 5th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई कर सकेगा। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरैक्टिव लर्निंग क्लासरूम पर ध्यान दिया जाएगा। अगली स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 साल तक का बच्चा 6th क्लास से 8th क्लास तक की पढ़ाई कर सकता है और इसमें कोई भी स्टूडेंट साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसका नाम है वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है 6th क्लास में पहुंचने के बाद स्टूडेंट को कंप्यूटर कोडिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट बनाना, ये सब सीखने का मौका भी मिलेगा। यानी कि भारत के स्टूडेंट्स को भी अब चाइना के स्टूडेंट्स की तरह और अदर यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज के स्टूडेंट्स की तरह सीखने का मौका मिलेगा। और 6th क्लास में पहुंचने के बाद ही बच्चे को इंटर्नशिप करने का मौका भी मिलेगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिशियन बनने में इंटरेस्ट है, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है, तो वो ऐसी किसी कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर सकता है। मतलब किसी स्टूडेंट को अगर इलेक्ट्रिशियन बनने में इंटरेस्ट है तो वो किसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर या किसी इलेक्ट्रिशियन के साथ इंटर्नशिप कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी में जाकर इंटर्नशिप कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप कर सकता है। और उससे भी अच्छी बात इसमें यह है कि इन सब का वेटेज स्टूडेंट को उसके रिपोर्ट कार्ड पर भी मिलेगा, यानी कि उसके इंटर्नशिप का बेनिफिट उसको उसके रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा। मेरी पर्सनल राय में वोकेशनल ट्रेनिंग एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई थिंक देयर इज नो हार्म। अगर किसी बच्चे को प्लम्बिंग में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिशियन बनने में इंटरेस्ट है, तो उसमें नुकसान क्या है? आप फॉरेन कंट्रीज में जाके देखें, वहां पर कोई भी किसी बाहर के आदमी पर डिपेंड नहीं होता है जैसे कि इंडिया में होता है। आज हमें एक छोटा सा स्क्रू भी टाइट कराना हो या कोई वायर ठीक कराना हो, मतलब अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है या गार्डनिंग का कोई इशू है, तो आपको किसी को बाहर से बुलाना ही पड़ेगा। अगर आप बाहर के देशों में देखें
तो वहां पर उन सबके पास एक टूल किट होती है। अगर कारपेंटिंग में कोई इशू है, गार्डनिंग का कोई इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू है, तो छोटी मोटी चीजों को वो खुद ही ठीक कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोचिए आपके घर में बच्चे को ये छोटी मोटी चीजों पर काम करना आता है, इनको ठीक करना आता है, तो एक अच्छी बात है। अगली स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। यहाँ पर 14 से 18 साल तक का बच्चा 9 से 12 क्लास तक की पढ़ाई कर सकेगा। इस स्टेज को सेकेंडरी स्कूल भी कहा जा सकता है। यहाँ पर बच्चे को एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। बच्चे का मेन फोकस मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर होगा, मतलब कोई भी स्टूडेंट अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। अभी तक हमारे देश में एक स्ट्रीम सिस्टम चलता था, मतलब 10th क्लास के बाद 11th और 12th क्लास में बच्चे को कोई एक स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती थी, आइदर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा साइंस की पढ़ाई करना चाहता है, उसके साथ साथ आर्ट्स की पढ़ाई भी करना चाहता है, तो वो इजीली कर सकेगा। कोई बच्चा आर्ट्स की पढ़ाई के साथ साथ कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहता है, तो वो भी कर सकेगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है, अ गुड इकोनॉमी और अ गुड नेशन इज वन हु अलाउ इट्स पीपल टू चूज देयर वोकेशन एंड द वे ऑफ अर्निंग मनी। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो इनको अब आसान बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज पर ध्यान दिया जाएगा, उनकी रट्टा लगाने वाली कैपेबिलिटीज नहीं, बल्कि उनकी समझने की कैपेबिलिटीज पर ध्यान दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशंस में जाकर रट्टा लगाकर पास होने की कोशिश करते हैं, उनको इससे अब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट को अब पूरा साल पढ़ाई करनी होगी। साथ ही जो भी स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं, उन सबको अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में एग्जाम देने का मौका भी मिलेगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को हिंदी में एग्जाम देना है तो वो हिंदी में एग्जाम दे पाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में एग्जाम देना है तो वो अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में अपना एग्जाम दे पाएगा। स्टूडेंट्स के रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह नहीं बनाया जाएगा। फाइनल मार्क्स देने से पहले स्टूडेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस, उसका बिहेवियर और उसकी मेंटल कैपेसिटीज को भी ध्यान दिया जाएगा। साथ में यह भी जानना जरूरी है, अब से 9th से 12th क्लास में सेमेस्टर पैटर्न होगा। साल में 2 सेमेस्टर्स होंगे और उन दोनों सेमेस्टर्स के मार्क्स को कंबाइन करके स्टूडेंट्स की फाइनल मार्कशीट तैयार की जाएगी। मतलब स्टूडेंट्स को अब पूरे साल पढ़ना होगा। पहले कई स्टूडेंट्स पूरे साल ना पढ़ के साल के एंड में 2 या 3 महीने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते थे और वो पास भी हो जाते थे। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा और ना ही अब रट्टाफिकेशन से कोई काम चलेगा। स्टूडेंट्स को पूरे साल पढ़ाई करनी होगी, तभी वो अच्छे मार्क्स ले पाएंगे और उनके रिपोर्ट कार्ड में भी 360 डिग्री असेसमेंट हुआ करेगी। हायर एजुकेशन में भी बहुत से बदलाव किए गए हैं। लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स एक कॉमन बॉडी के अंडर आएंगे, जिसका नाम होगा HECI, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले ऐसा बहुत बार होता था जब हम किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को या किसी कॉलेज के डायरेक्टर या चेयरमैन को कहते हुए सुनते थे कि AICT में कोई फाइल अटकी हुई है या NCT में कोई फाइल अटकी हुई है या UGC में उनका कोई काम अटका हुआ है। इसी वजह से एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जिससे सभी इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज को इससे फायदा हो सके। एक बार फिर से गवर्नमेंट ने 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले 2013 में इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई थी, जब फर्स्ट टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स की ग्रेजुएशन की डिग्री को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर कुछ समय के प्रोटेस्ट के बाद सरकार को इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। ग्रेजुएशन की डिग्री को भी 3 से 4 साल में बांट दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आपको पूरे 3 साल पढ़ना होता था। अगर आप बीच में छोड़ देते थे तो आपकी ग्रेजुएशन इनकम्प्लीट रह जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और विद इन सम टाइम फ्रेम आप वापस आकर अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू भी कर सकते हो। इसी तरह आप 2 साल पूरा करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल पढ़ाई करने के बाद अपनी डिग्री छोड़ देते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। साथ ही अगर आप 4 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री के साथ एक रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इससे उन स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा जो आगे जाकर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं। इस पैटर्न को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट भी कहा गया है। मतलब स्टूडेंट जब चाहे पढ़ाई कर सकता है और जब चाहे पढ़ाई छोड़ सकता है। स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में पास होने के बाद पढ़ाई छोड़ना चाह रहा है तो वो पढ़ाई छोड़ सकता है। अगर वो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में पास होने के बाद पढ़ाई छोड़ना चाह रहा है तो वो पढ़ाई छोड़ सकता है और उसके बाद वापस वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता है
तो वो कंटिन्यू भी कर सकता है, लेकिन इसका टाइम फ्रेम स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी द्वारा डिसाइड होगा कि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही स्टूडेंट वापस आकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया जाएगा। अगर आप एक साथ एक से ज्यादा कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, और इस कोर्स को आप जहां तक भी कंप्लीट करेंगे वो मार्क्स आपके क्रेडिट बैंक में ऐड हो जाएंगे, और फिर कुछ समय बाद अगर आप फाइनल डिग्री के लिए कोई कोर्स करते हैं तो वो मार्क्स इसमें जोड़ दिए जाएंगे, और ये सब ऑनलाइन होगा। एवरीथिंग विल बी डिजिटल। बैंक ऑफ क्रेडिट मींस अगर किसी स्टूडेंट के क्रेडिट्स फर्स्ट ईयर के हैं और सेकेंड ईयर के हैं और बीच में किसी कारणवश वो उस कोर्स को ड्रॉप कर देता है, तो उसके फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के क्रेडिट्स, जैसे कि सेविंग बैंक में हमारा पैसा सेव रहता है, वैसे ही डिजी लॉकर में उसके क्रेडिट्स सेव रहेंगे। और कुछ समय बाद जब वो अपनी फाइनल ग्रेजुएशन करना चाहेगा तो उसको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। उसके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्रेडिट्स उसके फाइनल ईयर में ऐड हो जाएंगे और फाइनली वो अपनी ग्रेजुएशन कर सकेगा। मल्टीडिसिप्लिनरी इन हायर एजुकेशन मींस अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी और कोर्स की भी पढ़ाई करना चाहता है तो वो आसानी से कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि IITs में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। अभी गवर्नमेंट का कहना है कि IITs में बाकी कोर्सेज की भी पढ़ाई कराई जानी चाहिए, जैसे कि आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एटसेट्रा, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई भी करना चाहे तो वो कर सकता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में संस्कृत लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज में अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए फिक्स्ड फी निर्धारित की जाएगी। पहले ऐसा कई बार होता था जब स्कूल और कॉलेजेस साल के बीच में या साल के अंत में फीस बढ़ा दिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हर स्कूल और हर कॉलेज को एक फिक्स्ड फी ही लेनी होगी। नई शिक्षा नीति में डिजिटल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाएगा। अब टीचर हर स्टूडेंट के घर नहीं पहुंच सकता, लेकिन डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से टीचर हर शहर में, हर विलेज में, हर स्टूडेंट के घर पहुंच सकता है। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे देश में जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं। अब वो स्टूडेंट्स भी घर बैठे बैठे अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। ये कंटेंट भी तैयार किया जाएगा और स्टूडेंट को घर बैठे बैठे पढ़ाई कराई जा सकेगी। काफी समय से हमारी सरकार ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रही है। आपने MOOC का नाम तो सुना ही होगा, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आप स्वयं पर जाइए swayam.gov.in, जो कि गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाती है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर चुका हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक कीजिएगा और देखिएगा किस तरह से कितनी कोर्सेज की पढ़ाई यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो ये थी कुछ हाइलाइट्स हमारे देश की नई शिक्षा नीति की, लेकिन इसका सक्सेसफुल होना इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है, और ये तभी पॉसिबल है जब इसकी मैसिव एक्सेप्टेंस होगी। देखिए, 34 साल बाद हमारे देश की शिक्षा नीति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो हम सब के लिए ये बहुत जरूरी है हम इसको एक्सेप्ट भी करें और इसको प्रमोट भी करें। मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी वजह से हमारे देश की नींव, हमारे युवाओं का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और इसका बेनिफिट हम सबको होने वाला है। इसको आगे बढ़ाना, इसको प्रमोट करना और इसको कामयाब करना खाली मेरा या आपका नहीं, बल्कि हम सबका काम है। तो मैं उम्मीद करता हूं हम इस नई शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट भी करेंगे और सक्सेसफुल भी करेंगे।